अमल, निमरा और सजाद के बाद 1.5 साल एहसन का कत्ल बता रहा है कि सिंध पुलिस में बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। आईजी सिंध गलती मान गए, लेकिन सिंध हुकूमत सारा मलबा पुलिस पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बढ़ते जिनसी जराइम और गैर मुल्की खातून को हिरासा करने का वाक़या तशवीशनाक है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज खराब ना हो, वजारत दाखिला आंखें खोले। पंजाब में गंदम की फसल तैयार है, लेकिन बेमौसमी बारिशें जहमत बनी हुई हैं। लाखों किसानों को नुकसान से बचाना है। उस्मान बुज़दार के सामने शहबाज शरीफ की टक्कर का शायद पहला बड़ा चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत हंसी आ रही है अब्दुल्ला आपकी इस बात पे कि पाकिस्तानी झूमते और जो इंडियंस हैं भारतीय चकरा उठते। इतनी पुरानी बात, हालांकि हम अभी भी खुश हैं उस पे। देखिए, पुरानी अगर अच्छी बातें हो ना और अच्छी यादें हों तो उन्हें चेरिश करते रहना चाहिए। तो हम आज इस याद को भी चेरिश करेंगे, लेकिन अभी मसला एट हैंड हमने आपको कल भी बताया था, और कल से यकीन मानिए कि बार बार रह कर इस 19 माह के मासूम बच्चे का, जिसकी तस्वीरें इतनी क्यूट हैं और वो समझ नहीं आता कि वालिदैन इस वक्त क्या कर रहे होंगे या वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, उस किस्से का हम तस्करा करेंगे। अमल केस के बाद भी कराची पुलिस के एहलकारों को लगाम नहीं डाली जा सकी। एक और मासूम बच्चा पुलिस की गोली का निशाना बन गया है। सिंध हुकूमत भी कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी, अहम सवाल है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया। और मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जहाँ महक 1.5 साल एहसन के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके आपको ये भी बताएं 4 एहलकारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ताहम मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें इक़दाम कत्ल और कत्ले खता की दफ़ात लगाई गई हैं। और बच्चे के वालिद का कहना है कि उन्हें थाने बुलाकर कहा गया कि मुकदमे पर दस्तखत कर दें, हमें नहीं मालूम FIR में क्या लिखा है, जरा अंदाज़ा करें। नहीं है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, होना चाहिए। बच्चे में बैठे तो पुलिस रॉन्ग आ रही थी, बिला वजह बिल्कुल करीब से हमको पुलिस ने हमको गोली मारी है। बाइक दोनों पे दो बिल्कुल निकाल के एक दूसरे को लगा रहे थे। कोई डाकू कोई भी कुछ नहीं था। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुर्दमान भाई बात उन्होंने हुए थे ही नहीं। हम यहाँ इस रोड से इधर आ रहे थे, इधर कोई आने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये गलत बात कर रहे हैं पुलिस वाले। फायर की कापी भी नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। ये बेचारा होश में नहीं है, तो क्या नाम है, साइन कर दो। ये सब इन हालात में हुआ जब IG सिंध बजाते खुद इदारे की गलती मानते हुए मुआफ़ी मांग रहे हैं। जो वाक़या हुए हैं उस पर अफसोस करती हैं। वी आर वेरी सॉरी दिस हैज़ हैपेंड। सिंध पुलिस जो है अवाम को जवाबदेह है, कोर्ट्स को जवाबदेह है, सिंध हुकूमत के मातहत है। हम जो काम करते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं हम पूरी कोशिश करते हैं भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गलती पुलिस की हो तो तहकीकात सिविल सोसाइटी या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध भी पुलिस से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, पहले अमन वाला वाक़या हुआ था, इंतज़ार वाला वाक़या है। ये सारे 5 तो आपने कम बताए, मेरे ख्याल 8 वाक़यात 7-8 वाक़यात हुए पिछले दिनों में। और ये एक भी ऐसा वाक़या उसके बाद हमने ही बुला के उनसे कहा था कि भाई आप ये हेवी वेपन्स छोड़ें। कल के वाक़े की अभी तक तो मुझे पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं दी है कोई भी। मैं खुद ही उनसे मालूम करता रहा हूँ, लेकिन ये चल नहीं सकता अब ज़्यादा ये बात। इस पर जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया इंशाल्लाह ताला हम उनको भी देखेंगे कि उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए। सूबाई हुकूमत के एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि खुद हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक क्या किया। ना पुलिस इस्लाहात का कोई कानून आया, ना ही अमल बिल के ऊपर अमल दरामद हो सका है। और इसी पे बात करने की बहुत ज़रूरत भी है। हमें ज्वाइन किया एडिशनल IG अमीर शेख ने टेलीफोन लाइन पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो उमर आदिल का बता दें, हमारे साथ ही बैठे हैं, अमल के फादर हैं, बहुत बार हमारे शो पे आ चुके हैं और बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस्लाहात, कोई चेंज, कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर आए। कोशिश अभी जारी है और हम भी बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं। उमर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एज वेल। और साथ ही एडिशनल IG अमीन यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, और DIG अमीन यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, और हमारे साथ उमर आदिल मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियोज़ में। सबसे पहले तो DIG साहब आपको शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। ये साहब
क्या गिरफ्तारियां हो गई थी जाहिर है, लेकिन उनका भी क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं वो तब्दीली सिस्टम की तब्दीली है, और यहाँ पर तो बड़े आतिशी असलहा भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर क्या इस्लाहात हैं जो ऐसी लाई जाएं जिससे ये इनोसेंट बाई स्टैंडर के मरने का जो सिलसिला चल निकला है ये किसी तौर पर कहीं जाके ख़त्म हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, आप मुझसे मुखातिब है? मैं जी आप ही से मुखातिब हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपने बुलाया फ़ोन पर मौक़िफ़ देने के लिए। कल इंस्पेक्टर जनरल साहब ने, जैसे आपने भी उनका क्लिप दिखाया, बड़ा वाज़ेह कहा, और उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फैमिली जिसका बच्चा इस सारे मामले में छिन गया उनसे, उनके दुख में पुलिस बराबर की शरीक है। और आपके साथ जो उमर साहब बैठे हैं, इनका केस भी आपने जिक्र किया। इस तरह के वाक़यात में जो फैमिली की एगनी होती है, जो फैमिली को दुख पहुंचता है, उससे तो तमाम सोसाइटी की तरह पुलिस वाले भी उनके गम में शरीक होते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात जब होते हैं तो इस बात पर यकीनन सवाल उठते हैं कि ये वाक़यात थम क्यों नहीं रहे, जैसा आपने खुद भी ये सवाल रेज किया। देखिए, इन तमाम वाक़यात में मुख्तलिफ तरह के सबक भी हमने सीखे। अमल के केस में जो वेपन यूज़ हुआ था वो बड़ा वेपन था। उसके बाद एक और वाक़या निमरा का हुआ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उसमें काफ़ी फासले पर थी वो बच्ची, और उसमें उसको जाकर डाकू को लगने के बाद भी गोली उसको लग गई। इस के वाक़े के बाद हम लोगों ने पहले 50-50 वेपन को ले गए कि एक लड़के के पास पिस्टल होगी और एक के पास दूसरी गन होगी, SMG या MP5। मगर फिर बाद में ये फैसला किया कि नहीं, दोनों के पास पिस्टल होंगे। और ये जो वाक़या एहसन वाला हुआ उसमें तमाम लड़कों के पास पिस्टल थे। फ्रेशली रिक्रूटेड हैं, इनकी ट्रेनिंग भी निस्बतन बेहतर एनवायरनमेंट में की गई, आर्मी से भी इनको ट्रेन किया गया। जब ये वाक़यात होते हैं तो उस वक्त का जो रिस्पांस है वो बड़ा स्पॉन्टेनियस होता है। सर, इस केस में तो जवाबी फायर एज एन कोई पुलिस मुकाबला नहीं हो रहा था, वहां से कोई फायर नहीं हुआ। ये तो वन साइडेड था सर। मैं जो आपके तवज्जुह से और जो अब तक की बात सामने आई है वो बिल्कुल इसी तरह से महसूस हो रहा है, क्योंकि मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी इस वक्त चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम केसेस में पुलिस वालों को बुक भी किया गया, पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन भी हुआ जितना जरूरी समझा गया महकमे की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुलिस इस्लाहात की बात, क्योंकि 2 करोड़ आबादी का शहर है और उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ वाक़यात चलते रहते हैं, तो उसको रिस्पॉन्ड भी करना है, उसको रोकना भी है। पुलिस ने अपने दिफा के लिए कहीं फायर करना है या लोगों को, शहरियों को किसी जुर्म से महफूज करने के लिए रखना है, फायर करना है, वो तो जरूर करना पड़ेगा। मगर इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जी उमर आदिल साहब हमारे साथ बैठे हैं। जी अमीन यूसुफ साहब, उमर आदिल से भी बात करते हैं। उमर, लग तो यही रहा है, अमल के बाद हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी, और आपको भी यकीनन जिस जोर से आप भी लगे हुए थे और बीनिश भी आपके साथ थी, नथिंग रियली हैज़ चेंज्ड। आए दिन हम इस किस्म की बातें सुन रहे हैं। वेपन्स की पहले हम बात कर रहे थे, वो भी चेंज हो गया। ये तो ट्रेनिंग की जरूरत है, अब तो अपैरेंटली लग रहा है पहले से बढ़ गया है ज़्यादा, और लगता है कि अपनी मदद आपको आप ही करनी पड़ेगी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये होता आ रहा था, और सो कॉल्ड हमारे रिस्पेक्टेड IG साहब भी, और एडिशनल IG अमीर शेख, और हमारे जो DIG जावेद ओडा साहब थे, वो प्राउडली एक क्लेम करते थे कोलैटरल डैमेज, कि जी कोलैटरल डैमेज हो जाता है। ये है इनके सामने, इनकी शक्लों पे कोलैटरल डैमेज नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम ये हुई है इनकी, जो उनके गले में फंस गई आगे चीज़, कि कोलैटरल डैमेज की अब एक आवाज़ हो गई है। कोलैटरल डैमेज अब खड़ा हो गया है और सामने आ गया है। वरना इसको एनकाउंटर कहते थे, हेट क्राइम कहते थे, ड्रग पेडलर कहते थे, बायस्टैंडर कहते थे, या कहते थे घर में लूट गया, डाकू ने मार दिया। अब कोलैटरल डैमेज सामने आ रहा है, एक के बाद एक केस जो है नज़र आ रहा है। पहले वो एक हेडलाइन की जगह तो लेता भी नहीं था कहीं। सर, अब इस पे बात हो रही है। उमर, डू यू रियली थिंक कि अमल बिल जो इसके निकात हैं, आपको लगता था कि ये बिल अगर वाकई इम्प्लीमेंट हो जाए तो बेहतरी आ सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। उस बिल में काफ़ी डिटेल में काम हो रहा है, उसके रूल्स पे काम हो रहा है, और उस पर डेफिनेटली बेहतरी आएगी, क्योंकि
अगेन जब तक कोई रूल्स इस तरह के बनेंगे नहीं तो ये तो अंधा कानून चलता रहेगा। ये फायरिंग भी इसी तरह चलती रहेगी, हॉस्पिटल भी डिनाई करते रहेंगे, कोई पकड़ धकड़ है नहीं। आप एक दिन उनको बंद करेंगे, आपको इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नजर आई? आपको लग रहा है कि दे आर सीरियस इनफ, पर्टिकुलरली सिंध गवर्नमेंट इज सीरियस कि किसी भी बिल को ही नाफिजुल अमल इसको सही मानों में से कराया जा सके? लेकिन सो फार तो हम बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि ये बिल किसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए और उसी पे काम चल रहा है। अब अपने प्राइवेटली अपने ओन एफर्ट्स लगा के लोगों के साथ मिलके, डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट के साथ मिलके इसके रूल्स पे काम किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि ये इम्प्लीमेंट हो। चले, उम्मीद तो आपको भी है, उम्मीद हमें भी है, लेकिन उम्मीद के अलावा हकीकतें भी कुछ सामने होती हैं और वो कोई अच्छे इतनी प्रेसिडेंस है नहीं, चाहे बिल हो चाहे किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात हो। डीआईजी साहब ये बता दीजिएगा कि बिल पे इम्प्लीमेंटेशन ना होना या होना एक और मामला है, लेकिन कल मुर्तज़ा वहाब की आप गुफ्तगू सुन लें, आप वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू सुन लें। अब ये लग रहा है कि जो मसला है पुलिस वर्सेस सिंध गवर्नमेंट बन गया है। जो हुकूमती अहलकार हैं, हुकूमती आला ओहदेदार हैं, वो कहते हैं जी पुलिस तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। आईजी साहब कहते हैं कि हम सिंध हुकूमत को नहीं, मीडिया को जवाब दें। समझ आ नहीं रहा, कुछ ऐसा लग रहा है कि तनाज़ा यहाँ खड़ा हो गया है अब। जी नहीं, देखिए आप ये तो दूसरी डायमेंशन है जो इंतजामी है, उस पर मैं तो चूंकि आप प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, कानून के लिहाज से सिंध पुलिस हुकूमत की मातहत है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आईजी साहब ने भी कल यूं ही कहा। बाकी जो पॉलिसी की बात है उस पर मैं तो कुछ कहने की खबर जानती हूँ। अच्छा चलें, आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहते, इसी पे बता दीजिए कि अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है। आप यकीनी बनाएंगे कि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। ये जो भीड़ में गोली चलाने वाला इशू है, इसको किस तरह से एड्रेस करें, हमें तो बताएं, आप तो एक्सपर्ट हैं इस इशू के। चलें, आई गेस हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। उमर आपसे ही बात कर लें, क्योंकि वहाँ से कुल यही लग रहा है, जितनी भी हमने बातें की हैं इन लोगों से, कि लग रहा है कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस जो है उनके बीच में कुछ बन रही है, बैक एंड फोर्थ बातें हो रही है, कोई कॉन्क्रीट जवाब हमें तो यहाँ बात है और हम रोज़ इस पर बात करते हैं, हमें तो नहीं मिलता। आपकी इनसे कोई अपडेट्स जब आप लेते हो कि ये हो गया है या फिर ये होना है, कोई संजीदगी आपको नज़र आ रही है इस चीज़ में? देखें, जो मुझे नज़र आ रहा है एक चीज़ पॉलिटिसाइज हो जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट इज़ ब्लेमिंग द पुलिस, पुलिस इज़ सेइंग दैट गवर्नमेंट विल टेक एक्शन एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट करेगा तो ये करेंगे। अपनी इन्होंने गलतियाँ, अपनी चीज़ों को सही नहीं करना, एक दूसरे पे डालते रहना है। 8 महीने हो गए, 6 बच्चे इन्होंने उन 8 महीनों में अमल के जाने के बाद इन्होंने मारे हैं और एक ही तरह का इंसिडेंट है, किसी के गोली सर पे लगी, किसी के कहीं लगी, हॉस्पिटल्स ने डिनाई किया, एक से दूसरे के पास लेके भागे, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, इनके पुलिस सिपाही 2 दिन बंद होते हैं, उनकी तस्वीर आती है, उसके बाद वो सस्पेंड हो जाते हैं और हेडक्वार्टर की ड्यूटी कर रहे होते हैं। इनसे ये कोई पूछा जाए, जब ये अपने शोहदा के याद में क्रिकेट मैचेस कराते हैं तो ये इन बच्चों को मारते हैं जब इनके सिपाही, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है? कितने लोगों के लिए इन्होंने कुछ किया है जाके? कभी कुछ इन्होंने सोचा है कि ये अपने सिपाहियों के लिए कि जी अगर लाइन ऑफ एक्शन में मरेगा तो उसे 2 करोड़ रुपए देंगे, अगर वो ऑफ ड्यूटी मरेगा तो 20 लाख रुपए देंगे? ये तो उनको कर देते हैं। जब इन्होंने निमरा को मारा है और उन्होंने कहा है कि जी पुलिस वाले की गन चोरी हो गई थी और छोटी गोली थी, वही सारी कहानियाँ, उन्होंने कभी ख्याल भी किया कि फाइनल की स्टूडेंट सिंगल मदर उसको पाल रही है और वो किस तरह से डॉक्टर बन रही थी? इन्होंने सोचा जाके कि उसके लिए क्या करना है? अपने सब चीज़ों का तो उनको फिक्र है। और अगर ये सब अगर इनको फंडिंग गवर्नमेंट करती है, पुलिस के पास तो एज यूजुअल कुछ नहीं होता, तो फिर गवर्नमेंट कहाँ है? अभी तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम जब एक्शन लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, तो कितने बच्चे और मारे जाएंगे? मतलब कि अभी तक आपको जरूरत नहीं पड़ी है। नाअहली है, पुलिस की नाअहली है। अब समझ, कभी कभी दिल करता है कि वी शुड ऑल गिव अप, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरली पहले वाकये से लेकर आज तक हम यही बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक लकीर है जिस पर पीट रहे हैं बस, कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे वर्स्ट बात है कि जवाब भी आगे से कोई नहीं मिल रहा। उमर आदिल, हम भी आपके साथ हैं और हमें पता है कि काम नहीं छोड़ेंगे, एंड यू विल बी एट इट जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कोई चेंजेस नहीं आते, एंड विल बी राइट बिसाइड एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने का। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत से घिनौने जराइम की इतलात आ रही है और वज़ीर आज़म के मातहत वज़ारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामाबाद हुक्काम की मज़ीद तवज्जो चाहता है। 2 रोज़ पहले थाना सहाला
की हदूद में 2 लड़कों ने रास्ता रोककर कनेडियन खातून को गाड़ी में बैठने को कहा था और खातून के मुताबिक मुल्ज़िमान ने गाड़ी का पीछा भी किया और मुसलसल हरासा करते रहे। FIR के मुताबिक खातून ने मुल्ज़िमान के डर से एक शॉपिंग मॉल में छुपकर जान बचाई और उसी रोज पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया जिस पर 2 साला बच्ची के साथ रेप का ज्यादती का इल्जाम है। ये वाकया नवाही इलाके बाराकहू में पेश आया। मुल्जिम कल अपने वालिदैन के साथ चंद रोज पहले ही सवात से यहाँ मुंतकिल हुआ था और किराए के मकान में रह रहा था। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिम अपने ही घर के गुसलखाने में छुपा हुआ था। एक ही दिन में जिनसी हरासानी और तशद्दुद के 2 वाकयात बहुत अलार्मिंग हैं और इससे कुछ रोज पहले आपको याद होगा गोलरा थाने की हुदूद में बहन के साथ ज्यादती करने वाले भाई पकड़े गए थे। मसला सिर्फ मुजरिमों को पकड़ना नहीं बल्कि जराइम की रोकथाम भी होनी चाहिए। गैर सियासी तंजीम साहिल के प्रोग्राम ऑफिसर मुमताज़ गोहर हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, ऑब्वियसली बहुत ही अफसोसनाक की बातें खबरें हैं और जितना हम ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं हमने नोटिस किया है उतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं, विच इज़ गुड। सामने आएंगी तो कुछ हो भी सकेगा, लेकिन क्या इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं या फिर रिपोर्टिंग इंक्रीज हो रही है? अच्छा देखिए, जो पिछले 10 से 15 सालों के हम जो फिगर्स देखते हैं ना, ये वाक़यात हो भी रहे हैं, इंक्रीज़ भी हो रही हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत सालों से यही बात बता रहे हैं कि ये वाक़यात अब भी बहुत ही कम रिपोर्ट हो रही है। रिपोर्टिंग रेट हिसाब से हो रहे हैं उसी हिसाब से सामने नहीं आ रहा। स्टिल ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है हमारे माशरे में टैबू है। अब तक जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, जो बच्चों के हकूक़ पे काम करने वाले इदारे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो एक साइलेंस है वो ख़त्म हो, लोग सामने आ जाए और हुकूमती इदारे भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा, पर्टिकुलरली अगर मुमताज़ हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद की अगर मुमताज़ हम बात करें, इस्लामाबाद रिलेटिवली ज़ाहिर है एक छोटा और सेफर शहर महसूस किया जाता है, समझते हैं, लेकिन ये गैर मुल्की खातून को हिरासा करने का वाक़या हो गया या फिर दीगर मुल्ज़िमान का इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा से पकड़े जाना, ये इस्लामाबाद के रहायशियों के लिए कितनी अलार्मिंग सूरत हाल होनी चाहिए और कानून नाफिज करने वालों के लिए भी? देखिए, इस्लामाबाद को वाकई दारुल हुकूमत भी है, फॉरेनर्स भी है। हमें पता है कि पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और हर हवाले से हब है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देखते हैं यहाँ इस तरह के वाक़यात में वाकई इजाफा हो गया है। जैसे अभी आपने बताया गोल्डा का वाक़या हो गया, कल ये वाक़या हो गया, इससे ज़्यादा वाक़यात, और इसके साथ जो साहिल के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के एदाद-ओ-शुमार हैं, उन वाक़यात को हम देखते हैं तो उन ओवरऑल वाक़यात में से 3% जो वाक़यात हैं सिर्फ इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरह पूरा खैबर पख्तूनख्वा पूरा प्रोविंस है, वहाँ से 4% वाक़यात है और सिर्फ इस्लामाबाद जो एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से 3% वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और मेरे हिसाब से जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था उस पे भी सवालात उठ रहे हैं और यहाँ जो पुलिस का ओवरऑल निज़ाम है उस पे भी ये सिचुएशन जो है सवालात उठ रहे हैं। और डेली जो खबरें हम पढ़ते हैं राहज़नी के, डकैती के या इस तरह के वाक़यात हैं, इनमें भी बड़ी तेज़ी से ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू रूट आउट द प्रॉब्लम और हम यही सोच रहे हैं कि क्या इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस लाई जा सकती हैं। इस वक्त वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म ही के पास है। आप समझते हैं कि अगर कोई वज़ीर दाखिला बना दिया जाए तो ऐसे मामला पर ऑब्वियसली ज़्यादा कड़ी नज़र जो है और स्पेसिफिकली इसको देखा जा सकता है ताकि ऑब्वियसली आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो है तशख़्ख़ुस वो ख़राब ना हो और कोई बेहतरी आए, कोई चेंजेस आए? यकीनन देखिए, इस्लामाबाद पे जब सवाल उठेंगे, इस्लामाबाद में जराइम में इजाफा होगा तो लाजिम बात है पाकिस्तान के ऊपर सवालात ही उठेंगे, क्योंकि फॉरेनर्स यहाँ है, हर किस्म के जो अफेयर्स, जो स्टेट के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका हब ही इधर है। अब इस हवाले से मैं आपको बताऊं, वज़ीर आज़म ने जब अपने इनिशियल स्पीच में भी कौम से वादा किया था कि स्पेशली मैं बच्चों के हवाले से बात करूं, तो उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी उनके अंदर भी बच्चे उसके प्राइम उसके अंदर थे, लेकिन 7 माह गुजर गए। जो उसने अपनी फर्स्ट स्पीच में कौम से वादे किए थे कि बच्चों के हवाले से वो इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं कि कोई बच्चा तशद्दुद का शिकार ना हो और जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उन सब के हवाले से वो चीज़ें नहीं हो गई। और इस्लामाबाद के अंदर जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट था उसके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं। डकैती के वाक़यात जो डेली न्यूज़
कुछ ऐसे वाक़यात थे जो बेसिकली इन नाटाज गौहर से बात करके भी लग रहा है कि इनिशिएशन बहुत होती है, बहुत से मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई फॉलो अप नहीं करता, उनका कोई एंड रिजल्ट नहीं होता। और इस्लामाबाद रिलेटिवली इज अ सेफ सिटी और उसको सेफ सिटी होना भी चाहिए क्योंकि दारुल हुकूमत है हमारा और वहाँ पे फॉरेनर्स की एक बहुत बड़ी तादाद होती है और इस तरह से वाक़यात पर्टिकुलरली अगर फॉरेनर के साथ पेश आया है तो उसके बहुत बुरे रिपरकशंस। और अगर आपने उनकी वीडियो भी देखी हो, कैनेडियन फॉरेनर हैं, शी इज मैरिड टू अ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में रहती हैं और उनकी वीडियो में भी उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि चूंकि वो कैनेडियन हैं, चूंकि वो गैर मुल्की हैं, उनकी बात में फिर भी कोई वेटेज है, कोई वजन है, कोई सुन रहा है, वरना आम पाकिस्तानी खवातीन के साथ आए दिन इस किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। कुछ चीज़ें सुनी जाती हैं, कुछ चीज़ें तो FIR भी रिपोर्ट नहीं होती। सो लिहाजा ये माइंडसेट जो है ये भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि अपने आप को, अपने लोगों को वो इम्पोर्टेंस ना देना और बाकियों को देना। डबलिन लिट अवार्ड की कुछ बात करते हैं और आपको बताएं कि इस साल 2 पाकिस्तानियों ने भी नॉमिनेशन जो है वहाँ हासिल की है। और पाकिस्तानी कौन होंगे जो कि एक्चुअली सारी जो नॉमिनेशंस होती हैं, जो भी बिग अवार्ड्स होते हैं, लिटरेरी अवार्ड्स, उनमें इनका नाम आ जाता है। कमिला शम्सी हैं और कामिला शम्सी उनके नावल होम फायर के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है, जबकि मोहसिन हामिद को उनका नावल है एग्जिट वेस्ट, उसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है। और ये दोनों तो हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ दुनिया भर से 8 और राइटर्स भी नामजद किए गए हैं, इस फहरिस्त में शामिल हैं। अवार्ड जीतने वालों को 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद इनामी रकम और ट्रॉफी दी जाएगी। और कामिला और मोहसिन हामिद को की इन किताबों को पहले भी आपको याद है कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। देयर आर मस्ट तो लिहाजा इफ़ यू आर राइटिंग तो प्लीज़ इनसे कुछ सीखें, किताबें भी लिखें, नॉमिनेशंस भी मिलेंगी, पैसे भी मिलेंगे, मशहूरी भी होगी और उससे पहले आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो लिहाजा किताबें पढ़ी कैसे जा सकती हैं? अच्छा, अगर ये दोनों हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको, एग्जिट वेस्ट और होम फायर, ये दोनों आप पढ़ें और उसके बाद हमें अपना रिव्यू जियो पाकिस्तान TV पर लिख के बताइएगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और लाहौर हम जरा चलेंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर आपने वो किताबें पढ़नी है तो वो आपको इधर मिल जाएंगी ना। शौकीन अफराद जो किताबें पढ़ने के शौकीन है उनके लिए जबरदस्त खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी किताबों की सेल कहाँ लगने वाली है? अपने लाहौर में। बिग बैड वुल्फ सेल 19 अप्रैल 29 से स्टार्ट होगी और गालिबन ये कि 29 अप्रैल से 19 अप्रैल से 29 अप्रैल, सो फॉर 10 days you can go to the biggest book sale ever जो कि लाहौर में आ रही है। और बाय द वे आपको ये बता दें कि द बिग बैड वुल्फ सेल जो है वो बहुत मुल्कों से फिरते फिरते अब पाकिस्तान पहुंची है। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 16 मुल्क ऑलरेडी फिर चुके हैं और 24 घंटे आप यहाँ पर जाके किताबें खरीद सकते हैं। तो रात के किसी पहर भी आप जा सकते हैं, सुबह सुबह भी जा सकते हैं। 10 लाख से ज़ायद किताबें यहाँ मौजूद हैं। वर्ल्ड कप सर पर है और क्रिकेट बोर्ड में तमाशा लगा है। बाकी अरकान चेयरमैन PCB के फैसले मानने को तैयार नहीं। बोर्ड अपने मामलात में उलझा रहा तो वर्ल्ड कप का अल्लाह ही हाफिज है। एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान हो गया, लेकिन हुकूमत के अपने ही लोग मुत्तफिक नहीं। वज़ीर आज़म को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहम फैसलों के बाद काबीना की मशवरा साजी समझ से बालातर है। सो हम वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन जरा क्रिकेट बोर्ड वाला मामला संजीदा हो गया है क्योंकि क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है, इनके आपस के मसले घर सॉल्व नहीं हो रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इमरान खान के नामजद करदा एहसान मानी के खिलाफ बगावत हो गई है। जनाब, वर्ल्ड कप से चंद हफ्ते पहले ऐसी खबरें आ रही हैं, अब टीम से हम क्या उम्मीदें रखें? और इमरान खान के वजीर आजम बनने के साथ ही ना सब लोगों को एक बात का तो यकीन था कि क्रिकेट के मामला अगर खराब हैं तो वो सही हो जाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया सब कुछ। तो आपको जल्दी से बता दें कि PCB गवर्निंग बोर्ड के 7 में से 5 अरकान नुमान भट्ट, शाहरेज रोकड़ी, कबीर खान, शाहदोस्त और अयाज खान ने इजलास के एजेंडे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और अरकान ने 9 में से 5 हैं, सॉरी नॉट 7 में से 5 हैं, 9 में से 5 और अरकान ने महकमा जाती क्रिकेट ख़त्म करने के फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की तकर्री को भी कल अदम करार दिया। रिवोल्ट ही हो गया जी। हम उन्हें यही कहते हैं कि रीजन्स मत ख़त्म करें। बोर्ड के पास करोड़ों अरबों रुपए के फंड हैं, ये उनको हवा में उड़ा रहे हैं। 25 लाख या 22 लाख तनख्वाह देंगे और TAD मिला उसका 40 लाख बनेगा एक माह का, और जब एक साल का कितना बन गया? 4 करोड़ 80 लाख। भाई 4 करोड़ 80 लाख एक साल बलूचिस्तान में लगे, 3 साल में मैं देखता हूँ बलूचिस्तान, एक ही साल में बलूचिस्तान के लड़के पाकिस्तान क्यों नहीं खेलते? लेकिन चूँकि ये सब ने ये उसको अपनी क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए मानी साहब ने बस सारा कानून को ये चाहते हैं कि मैं करूँ।
चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि वसीम खान की तैनाती बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला था। बोर्ड के जो फैसले हो चुके हैं वो तब्दील नहीं होंगे। कोई पीसीबी बोर्ड का इजलास हाईजैक नहीं कर सकता। हमने एमडी को रखने से पहले बोर्ड से मंजूरी ली थी, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। 5 लोगों ने वो कागज़ एक साइन किया था, जिसमें से 4 ऑलरेडी शामिल थे मीटिंग्स में। वो अपना एजेंडा लेके आए थे, उनको पता था क्या डिस्कस हो रहा है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी किसी में उनमें से कि आके कहते कि जी हम ये भी बात करना चाहते हैं। मीटिंग के टाइम उन्होंने कहा ये डिस्कस करेंगे। डील नहीं हो सकते, कोई मीटिंग आके हाईजैक नहीं कर सकता। हमने जो प्रोसेस शुरू किया हुआ है ये चलेगा आगे, इसमें किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान और पीसीबी क्रिकेट कमेटी के रुकन वसीम अकरम का कहना है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ऐलान में लगी हुई है और यहाँ तमाशा लगा हुआ है। जहाँ से आप लोग देख रहे हो, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट है कि वर्ल्ड कप की टीम कब अनाउंस होगी। हर कोई गेस कर रहा है, हर मुल्क की टीमें अनाउंस हो रही हैं और हमारे यहाँ ये हो रहा है। बट इट लुक्स बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन जनरल कि दुनिया में एक्साइटमेंट हो रही है, टीमें अनाउंस हो रही हैं और हम यहाँ पे अदम एतमाद, जो भी आपने लफ्ज़ यूज़ किया, वो कर रहे हैं। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में पहला मौका है जब चेयरमैन के फैसलों के आगे बोर्ड अरकान डट गए हैं और उन्होंने चेयरमैन के तमाम फैसलों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और इस पे हम बात तो करेंगे, लेकिन अखबारों में बड़ा अखबारों में भी बहुत ऑब्वियसली इसकी हेडलाइंस है, हमारे सामने अखबारें पड़ी हुई हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी आई एम सॉरी हंसी आई कि देखिए उर्दू बोलें या अंग्रेजी बोलें, आसान लिखें ताकि अगले को समझ आए। तो यहाँ जो हेडलाइन है ना, हम दोनों अपैरेंटली पढ़े लिखे, तो उसमें लिखा हुआ है, अखबार पे सुबह नजर पड़ी, पेंडेमोनियम इन पीसीबी, बेसिकली पीसीबी में रौला। तो रौले के लिए कोई आप आसान लफ्ज भी यूज कर सकते थे, इतनी भारी उर्दू अंग्रेजी सुबह तो एग्जैक्टली अच्छा जी। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। एक आज हमने लफ्ज जरूर सीख लिया इसको हमने। फिर हमने गूगल किया बाकायदा, इससे पहले की मशक जो हो रही थी हमने नहीं सोचा था हम आपको दिखाएंगे। इसका मतलब होता है अप्रोर, इसका मतलब होता है एक रौला बेसिकली। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। याह्या, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी से लोग नाराज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये, और क्या इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? बिल्कुल पता चल गया और बहुत ही आसान इसका जवाब है अब्दुल्ला और हुमा। और वो जवाब ये है कि जो गवर्निंग बोर्ड के 5 अरकान 7 में से कोयटा के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, उनका मौक़िफ़ यह है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्योंकि इस नए डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रीजन और महकमों का किरदार है नहीं। क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो जो हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 टीमों को खेलना चाहिए। और जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है उसमें रीजन और महकमों के नुमाइंदे शामिल हैं और वो इस डोमेस्टिक क्रिकेट के नए निज़ाम को मानने से इनकारी हैं। दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एमडी वसीम खान हैं, उनकी जो तकर्री है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ वर्जी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में एमडी की कोई पोस्ट है ही नहीं। और वसीम खान साहब को एहसान मानी साहब ने जो है वो 20 लाख रुपए ज़्यादा से माहाना पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात कर दिया है। और ये बिल्कुल अब गैर कानूनी हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एमडी का ओहदा, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड के अरकान इसको मानने से इनकार कर दिया है। चलें, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। या वसीम खान से जिक्र हो ही रहा है तो बता दें कि बोर्ड के लोगों को एक्चुअली मसला है क्या। इनकी तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें तो पहले भी आ रही थी, लेकिन अब खासा हंगामा हो रहा है इस पर। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा। इससे पहले एमडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एजाज़ भट्ट के दौर में जो है वो जावेद मियां दास साहब बने थे। और उसके बाद ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब नजम अजीज़ सेठी शहरियार ख़ान के दौर में एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ड्राइव कर रहे थे, उनके पास पावर मौजूद थी। लेकिन इस वक्त जो एमडी वसीम खान गवर्निंग बोर्ड के अरकान के लिए एक सबसे बड़ी हर्डल बन गए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्निंग बोर्ड के अरकान का कहना यह है कि ना तो आइन में उनकी जगह मौजूद है, दूसरी तरफ उनसे जो मंजूरी है वो भी नहीं ली गई है और इसीलिए उन्होंने वसीम खान को जो है इनकार कर दिया है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वसीम खान बरतानवी निजात पाकिस्तानी नहीं है, वो
बरतानवी नेशनल हैं, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बरतानिया में पैदा हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अरसे कबल जो इस हवाले से एक रूलिंग दी थी उसके मुताबिक तो वो पाकिस्तान में जॉब ही नहीं कर सकते। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कैसी हड्डी बन गए वसीम खान, जो ना उगली जा सकती है ना निगली जा सकती है। हाँ बिल्कुल, और बड़ा अच्छा आपने समझा दिया। लेकिन एक और बात है, फाइनल क्वेश्चन, कि बोर्ड का मैदान में खेलने वाली टीम से तो बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड कप से कुछ ही हफ्ते पहले इस तरह की खबरें आएँ तो क्या टीम की तैयारी पर या उनके मोरल पर कोई असर पड़ सकता है? टीम की तैयारी पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने पर ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड का जो इजलास कोयटा में मुकम्मल हुआ ही नहीं, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट की ऑडिट रिपोर्ट 2017 और 18 पर दस्तखत करने थे गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने, और उसके बाद ये जो पेपर था दस्तखत का वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेजता और कुछ 5 लाख मिलियन डॉलर जो है 5 मिलियन डॉलर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को देता। अब ये जो पैसे हैं वो तातुल का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि गवर्निंग बोर्ड का इजलास होगा नहीं। गवर्निंग बोर्ड के इजलास के अरकान चाहते हैं कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी, वो चाहते हैं उनकी बात मानी जाए। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी जो कि ख़ुद इस गवर्निंग बोर्ड से मुंतखब होकर चेयरमैन PCB बने, वो कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम सूरत हाल में ज़रूर ब्लैकमेल होगा। जो 5 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने हैं वो ज़रूर मुश्किल सूरत हाल का शिकार बनेंगे। जहाँ तक आप टीम की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, टीम बिल्कुल इससे मुतासर नहीं होगी। टीम ने तो वर्ल्ड कप जैसा कठिन और मुश्किल मुकाबले में हिस्सा लेना है। लेकिन एक बात है, ये जो कुछ कोयटा में हुआ है गवर्निंग बोर्ड के इजलास में, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन पर जो बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा तवज्जो थी कौन नहीं होगा, वो सारा मामला जो है अब दब ज़ाहिर है अटेंशन डाइवर्ट तो होती है इन मामलात से और इसका फ़र्क भी पड़ता है। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। भाई अब आपको समझ आ गई कि एक्चुअली रौला है क्या। ओके जी, बहुत चीज़ें हो रही हैं दुनिया में जिससे आपको आगाह भी हमने रखना है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो गैर महसूस तरीके से लेकिन बड़ी तेज़ी से हमारे इर्द गिर्द पहुंच चुकी है। मोबाइल फ़ोन से आप ले लें या मोबाइल फ़ोन्स हों, गाड़ियों तक, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। और फिर ऑब्वियसली मेडिसिन की फील्ड कैसे पीछे रह सकती है, ये किस तरह से मेडिसिन की फील्ड में कारगर साबित हो सकती है। दुनिया के कई ममालिक में अब हेल्थ केयर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जा रही है। ये कैसे होता है, मुस्तकबिल में क्या इसके एवेन्यूज़ हैं जो खुल सकते हैं, क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। डॉक्टर सुलेमान अली खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो फिनलैंड में इसी फील्ड में काम करें। डॉक्टर सुलेमान बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर और मेडिसिन में किन किन एवेन्यूज़ में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, हाउ हेल्पफुल इज इट ऑलरेडी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस वक्त इस पर रिसर्च हो रही है और कई जगह पर ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो रही है, ख़ासकर हस्पताल में इसका बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो है बीमारियों की तशख़ीस के लिए, कि अभी बीमारी की तशख़ीस के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। उन टेस्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो कि उसका एनालिसिस कर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी मदद करती है बेहतर तशख़ीस करने के लिए, ताकि हम जो मरीज़ है उसकी तशख़ीस में गलती ना कर सकें। एक ये चीज़ है जिसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर बहुत काम हो रहा है वो ये है कि हम किस तरह से पेशेंट को बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम उसको वो दवाई दें जो उसके लिए सूटेबल है। तो अभी इसका तरीक़ाकार इस तरह से है कि जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है वो फैसला करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन तमाम डॉक्टर्स को हेल्प कर सकती है इस मामले में। जी डॉक्टर सलमान, हमने ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ज़्यादा मूवीज़ के थ्रू भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। कभी कभार हमें ये भी लगता है और एटलीस्ट मूवीज़ डरा देती हैं आपको कि कुछ चीज़ें जो कि आप बड़ा डिपेंडेंट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो ख़राब भी हो जाती हैं। दे डोंट रियली वर्क आउट एज दे शुड या दे हैव बीन प्रोग्राम टू। इस किस्म का कोई चांस हमेशा होता है, कोई 2%, 10%? अच्छा देखें, ये बिल्कुल ये एक डिबेट रही है और अभी भी इस वक्त एक बहुत डिबेट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर किस हद तक जाएगा, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिबेट है। स्पेशली स्टीफन हॉकिंग्स जो हैं उन्होंने कहा था कि हमारे दौर की शायद ये सबसे ज़रूरी डिबेट है इस मामले पे।
मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मदद ज़रूर करेगी। इंसान एक अशरफुल मखलूक है और कंट्रोल इंसान के हाथ में ही रहेगा। ये हमारी हेल्प के लिए ज़रूर आएगी, लेकिन शायद ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्मिनेटर वाला कॉन्सेप्ट है वो मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकल है। मेरे ख्याल में ये हमारी मदद का एक टूल होगी जो कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत बेहतरी लेकर आ सकती है और हमारे काम को आसान कर सकती है। ठीक है, लास्टली बता दीजिए मुख्तसरन डॉक्टर सुलेमान साहब, जी डॉक्टर सुलेमान, ये लास्टली बता दीजिए कि पाकिस्तान में अभी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसका, या फिर कब तक पर्सपेक्टिव है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेडिसिन में फ़ायदा उठाना शुरू हो जाएंगे? पाकिस्तान में इसकी बहुत उम्मीद है। कल मेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिफ अलवी से इस बारे में भी मुलाकात हुई। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत स्कोप देख रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली इस चीज़ को लीड कर रहे हैं कि हम किस तरह से सेहत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे लेकर चल सकते हैं। पाकिस्तान में सेहत का एक हमारा इशू है क्यों हमारी आबादी काफ़ी है, हमने उनको फैसिलिटीज़ देनी है, तो ये बिल्कुल हमारी ज़रूरत है और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है डेटा। पाकिस्तान में इसका डेटा भी मौजूद है, हमें उस पर और भी काम करने की ज़रूरत है और मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हम ख़ास तौर पर चंद चीज़ों में, जैसे कि कैंसर है, कैंसर में पाकिस्तान में 1.5 लाख नए मरीज़ हर साल तशख़ीस हो रहे हैं और ये तो वो है जो कि सिर्फ रिपोर्टेड है, इसके अलावा हमें बहुत सारे और भी हो रहे होंगे। हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो अमवात कैंसर की हो रही हैं वो ब्रेस्ट कैंसर पे हो रही हैं ख़वातीन की। इसका एस्टिमेट है कि तकरीबन 80,000 ख़वातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर से अमवात का शिकार हो जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकती है और ये मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में इसको अचीव करेंगे। इंशाल्लाह जी, गुड लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुलेमान हमारे से। अच्छा इनिशिएटिव है। You know how I've always been against Alexa in homes. आपको पता है ना, आजकल हर किसी के घर में अलेक्सा बैठी होती है, तो मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ, लेकिन लगता है कि कुछ फवाइद भी हैं और यकीनन उसे हासिल किया जा सकता है। आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो एमनेस्टी स्कीम की मुखालफत ऑपोजिशन करती थी, इस बार हुकूमत के अपने ही लोग हुकूमत की लाई स्कीम पर तकसीम हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बताया कि असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम काबीना के आइंदा इजलास तक मौखर कर दी है। काबीना ने असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम का शक़वार तमाम पहलुओं का जायजा लिया। फैसला किया गया कि एमनेस्टी स्कीम के कुछ पहलुओं को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। यही बात उन्होंने एक रोज पहले भी कही थी। डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर शिक बाय शिक देखा जा रहा है और उसमें जो एतराज़ात हैं, कई फैटफ के एतराज़ात का मामला नहीं है, वो हमारे अपने जो यहाँ पर काबीना के मेंबरान ने कई नुकात उठाए हैं जिनके ऊपर मजीद बहस की ज़रूरत है। और आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम पर वफाकी काबीना के अरकान का इख्तलाफ बरकरार है। अरकान ने वज़ीर आज़म को कौम से खिताब की तजवीज़ दी है ताकि कौम को एतमाद में लिया जाए और काबीना अरकान ने कहा कि मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में कोई स्कीम कामयाब नहीं हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान FPR की कार्रवाइयों पर भी फट पड़े और कहा कि इस वजह से मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। FPR में इस्लाहात के बगैर टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा सकता और अरकान ने तजवीज़ दी कि एमनेस्टी स्कीम के बजाय टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए। इसी पे हम बात करते हैं माहिर टैक्स उमूर कादिर मेमन हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने वक्त दिया। कादिर साहब, हुकूमत जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाना चाहती है, इसकी हुकूमत को और मईशत को कितनी ज़रूरत है? एक्चुअली ये आपको पता है जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान में बेनामी का जो लॉ है उसकी एप्लीकेशन जो है वो अब शुरू हो गई है, उसके रूल्स भी आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने बेनामी अकाउंट्स रखे हुए हैं या बेनामी प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं या जो कुछ भी इस वक्त बेनामी चीज़ें हैं या जो पिछली स्कीम में लोग अपने जिन्होंने हिम्मत करके नहीं दिखाए थे, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और अनलेस कि अगर गवर्नमेंट उनको ऐसे लोगों को विंडो नहीं प्रोवाइड करती तो उसका नतीजा ये होगा कि ख़ास तौर से पाकिस्तान में जितने भी बेनामी अकाउंट्स हैं उसमें से पैसे जो हैं वो उसके विड्रॉल का एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और मैं समझता हूँ कि जब आप इकोनॉमी से पैसे निकल जाते हैं तो फिर उसका जो है वो
खासा होता है। अच्छा कादर मेमन साहब, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन के दिनों में तो इस तरह की चीज़ों की मुखालफत करती रही है, लेकिन अब यही रास्ता खुद भी अपना लिया है, लेकिन काबीना के कुछ मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसी सूरत में स्कीम से बड़े फ़ायदे की तवक्को की जा सकती है? मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम उनको करने पड़ रहे हैं जो वो हमेशा जिसकी मुखालफत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उनका एक डिसीजन था कि वो आईएमएफ के पास कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आज वो आईएमएफ के पास उनको जाना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जब एक गवर्नमेंट में लोग आते हैं तो उनको मुल्क को उसके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जो हैं वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। और आई थिंक एमनेस्टी मे बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न दूसरे कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। माहिर टैक्स अमूर कादिर मेमन हमसे बात कर रहे थे। अच्छा, मौसम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौसम की क्या बात करेंगे? शुरू में हमने आपको बता दिया कि जितना भी इंतजार करो बारिशों का बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन नुकसान भी बहुत हो जाता है। और पंजाब में बेमौसम रहमत नहीं है, ज़हमत बन के आई है। एग्जैक्टली, तो ये बेमौसम की जो शदीद बारिशें हुई हैं पंजाब में, उसके बायस ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान का खदशा है और किसान बारिशों से परेशान हैं। गंदम की तैयार फसलें खड़ी हैं जिनकी कटाई मुश्किल हो रही है। और ये देखिए कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं। उस्मान बुज़दार के लिए शहबाज शरीफ के सतह का मतलब उस लेवल का ये चैलेंज आ गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम से अपील की है कि वो बारिश के थमने और किसानों के लिए दुआ करें। और अप्रैल में मुल्क के बेशतर हिस्सों, खास तौर पर पंजाब के मैदानी इलाकों में गंदम की कटाई शुरू हो जाती है, लेकिन बारिशों के बायस कटाई नहीं हो पा रही। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी ट्वीट के जरिए गंदम और भुट्टे और आम की, भुट्टा यानी कि सिट्टा कौन और आम की फसल तबाह होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पंजाब हुकूमत से अपील की है कि वो छोटे किसानों की मदद करें। महकमा मौसमियात ने किसानों को खबरदार किया है कि वो आंधी बारिश और जालाबारी के पेश नज़र फसलों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, लेकिन ये काम ज़ाहिर है किसानों के बस का है नहीं। वज़ीर आला को दुआओं की अपील के साथ साथ फौरी तौर पर अमली इक़दामात भी उठाने चाहिए। दिस इज़ अलार्मिंग। हमारे अगले साल की पूरी अजनास और ग़िज़ा का यह मामला है। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान लंगड़ियाल ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने वक्त दिया। मलिक साहब, हालिया बारिशों के बाद सूबे के कौन कौन से इलाके हैं, आपको क्या इंफॉर्मेशन पहुँची है जहाँ पर ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुँचा है? हमारे साउथ पंजाब में 3 डिवीजन हैं जी, मुल्तान डिवीजन, भावलपुर डिवीजन एंड डीजी खान डिवीजन। वहाँ पर फसलों को नुकसान हुआ है और वहाँ पे गंदम और बाग और मकई की फसलें थी जिन पे ये नुकसान हुआ है। और उससे हमारा गुजरांवाला डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन और लाहौर डिवीजन, यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर तो गंदम ही थी ज़्यादा या सब्ज़ चारा था। जी, ये भी बताइएगा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, आप खुद भी बता रहे हैं कि हुआ है, तो इनकी बहाली और नुकसान के अजाले के लिए हुकूमत पंजाब कुछ करेगी? तहसील लेवल पर, चकूक लेवल पर वो सारा एस्टिमेट महकमा माल लगाता है और जो भी वो रिपोर्ट आती है फिर उसको वो रिपोर्ट लाहौर आके जमा होती है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो होती है उसको देखती है और उसमें फिर जो भी वो मदद करना चाहे किसानों की वो फिर कोई पॉलिसी अनाउंस करते हैं। तो इसके लिए मैं सीएम साहब से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उसका कम से कम हम जो उनकी इनपुट है, जो खाद बीज वगैरह उन्होंने डाला है, उसकी हद तक जरूर उनको हम कंपनसेशन दें। अच्छा, आप ये बताइए मलिक साहब के ये हुकूमत पंजाब का इस सतह का ज़ाहिर है पहला बड़ा चैलेंज है। हमने माजी में देखा है कि शहबाज शरीफ साहब मुतासरा इलाकों में पहुंचा करते थे, इमदादी पैकेजेस वगैरह का भी ऐलान किया जाता था। क्या प्लान है सीएम पंजाब का? ऐसा कोई प्रोग्राम है जहन में? 1,61,00,000 एकड़ पर गंदम काश्त हुई थी और जो हमारा महकमा ज़राअत का एस्टीमेट है, जो हम अपनी पूरी कोशिश और हिम्मत से हमने डेटा कलेक्ट किया है, वो अराउंड 1,00,000 एकड़ तक का है, जो हम अंदाज़ा कर रहे हैं कि इतने ज़मीन पर नुकसान हुआ है। तो उसका मैं समझता हूँ कि वो इतनी मुश्किल उसकी कलेक्शन नहीं करना, उसका एस्टीमेट लगाना इतना मुश्किल नहीं है।
तो ये ऐसे है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक स्पॉट होता है जहाँ पर इस तरह का नुकसान हो जाता है, लेकिन ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट पे अल्लाह माफी दे कोई इस तरह का नुकसान नहीं अभी तक हमारे इल्म में आया। तो फिर हम यही कोशिश करेंगे कि जो जिन जिन जगह पे ये नुकसान हुआ है उसका हम एस्टिमेट लगवा के और उसके लिए हम अपने किसानों की जो मदद कर सके इंशाल्लाह ताला करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ज़राअत पंजाब मालिक नौमान लंगड़ियाल हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, आप लोगों को ये सुनने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम खत्म हो गया, बाकी बातें तो हम ही सफर करेंगे। तो आप सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे। बाय।